सिमुल बुनी का छोटा सा अस्पताल, जहाँ हर कोने में दवाइयों की गंध के साथ एक अनकही बेचैनी तैर रही थी। उस दिन कुछ और भी भारी महसूस हो रही थी। सफ़ेद चादर में ढकी झनक वहाँ खामोश पड़ी थी, ये मानो जिंदगी और मौत की पतली डोर पर झूल रही हो। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था, सांसें बहुत धीमी थी और आंखें बंद, जैसे उसने इस दुनिया की सारी पीड़ा से खुद को अलग कर लिया हो। लेकिन यह जंग सिर्फ उसकी नहीं थी, यह एक ऐसा तूफान था जिसने कई जिंदगियों को अपनी चपेट में ले लिया था। दूर कोलकाता में ऋषि बेचैनी और पछतावे की आग में जल रहा था। अहंकार जो कभी उसका सहारा था, अब उसके लिए एक भारी बोझ बन चुका था। उसकी मंगेतर अदिति के साथ सजाए गए सपनों के महल अचानक ऐसे ठहरने लगे थे जैसे किसी ने कांच पर पत्थर मार दिया हो। इन टूटे टुकड़े के बीच एक इंसान था जो चट्टान की तरह अडिग खड़ा था, दादा बाबू, जिनकी इंसानियत और सिद्धांतों ने हमेशा सबके लिए मिसाल कायम की थी। कोलकाता के उनके आलीशान घर में उस सुबह सूरज की रोशनी भी उदास और फीकी लग रही थी। जब उन्होंने अचानक घोषणा की वह सिमुल बोनी जा रहे हैं, तो पूरे घर में सन्नाटा छा गया। यह सन्नाटा ज़्यादा देर नहीं रहा, क्योंकि ऋषि के गुस्से ने इसे तोड़ दिया। आप क्या कह रहे हैं? उस झनक के लिए एक लड़की जिससे हमारा कोई रिश्ता नहीं, उसकी आवाज़ में तल्खी साफ झलक रही थी। मैं पहले ही अदिति की वजह से परेशान हूँ और आप गाँव की उस लड़की के लिए यहाँ से जाने की सोच रहे हैं। गाँव वाले उसका ख्याल रख लेंगे। दादा बाबू ने गहरी सांस लेते हुए बेहद शांत स्वर में कहा, मैं झनक को देखने ज़रूर जाऊँगा। उसने हमारी अदिति को बचाया था, उसने उसे अपनी बेटी की तरह पाला। अगर आज मैं उसकी मदद ना करूँ तो मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाऊँगा। यह मेरे लिए सिर्फ एक रिश्ते का नहीं, इंसानियत का सवाल है। ऋषि ने आवाज़ ऊंची कर दी, यह मेरे और अदिति के लिए सही नहीं है। अगर आप गए तो हमारा रिश्ता टूट जाएगा। दादा बाबू ने स्थिर निगाहों से उसकी तरफ देखा और बोले, मैं तुम्हें साथ आने के लिए मजबूर नहीं कर रहा, मैं जा रहा हूँ क्योंकि यह मेरा फ़र्ज़ है। तभी ऋषि की ये बहन पुतुल आगे आई, और मैं आपके साथ चलूँगी बाबा। उनकी कज़िन नीलू ने ताना कस दिया, तुम्हारी इसी जिद ने तुम्हारा वैवाहिक जीवन बर्बाद किया था और अब फिर वही कर रही हूँ। पुतुल ने पलट कर जवाब दिया, मेरी ज़िंदगी में दखल मत दो, मैं अपने घर आई हूँ, तुम्हारे घर नहीं। परिवार के बाकी लोग भी दादा बाबू के फैसले के खिलाफ थे। तनुश्री ने कहा, आप एक अजनबी के लिए अपने परिवार को छोड़ रहे हैं। सुरजीत तो आगे बढ़ गया। गाँव वालों ने ऋषि की ज़िंदगी बर्बाद की है, वे हमारे दुश्मन हैं। दादा बाबू ने सबकी बातें अनसुनी कर दी और सीधे ऋषि से कहा, जनक मेरी दुश्मन नहीं है, वह मेरी बेटी जैसी है। उसका मुखिया जी उससे मिलने ज़रूर जाएगा। ऋषि की आंखों में आंसू थे, लेकिन गुस्सा उन्हें ढक रहा था। अगर मेरे और अदिति के रिश्ते में कुछ भी हुआ तो आप जिम्मेदार होंगे, मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूंगा। दादा बाबू ने गहरी नज़रों से उसे देखा, अगर तुम्हारा रिश्ता दूसरों के फैसलों पर टिका है तो वह रिश्ता कभी था ही नहीं। मुझे माफ़ मत करना, क्योंकि मैं तुम्हारा इंतज़ार नहीं करूँगा। इतना कहकर वह पुतुल के साथ सिमुल बोनी के लिए निकल पड़े। उधर अर्शी के घर में अदिति का दिल टूट चुका था। उसने सुबह का नाश्ता भी ठुकरा दिया। अर्शी ने पास आकर समझाने की कोशिश की, लेकिन अदिति ने खामोशी ओढ़ ली। अर्शी ने हल्का तंज कसते हुए कहा, तुम बिल्कुल अनिरुद्ध जैसी हो गई हो। फिर उसने उस दर्दनाक पल का जिक्र किया जब अदिति की ज़िंदगी एक फूल ने बर्बाद कर दी थी और अनिरुद्ध ने उस फूल को बस स्टॉप पर छोड़ दिया था। अदिति ने दर्द से भरी आंखों की ओर उसे देखा। अर्शी ने कहा कि वह उसकी परवाह करती है, लेकिन अदिति का दिल इतना आहत था कि उसने गुस्से में कह दिया, तुम कभी मेरी माँ नहीं बन सकती। इन घटनाओं ने अदिति के दिल में डर भर दिया था। उसे लगने लगा था कि उसका प्यार और रिश्ता दोनों ही उसके हाथों से रेत की तरह फिसल रहे हैं। इस बीच दादा बाबू और पुतुल सिमुल बोनी पहुँच गए। गाँव की गलियाँ असामान्य रूप से शांत थीं, लेकिन हवा में एक घबराहट तैर रही थी। दादा बाबू को लग रहा था जैसे यह गांव नहीं बल्कि एक युद्ध का मैदान है, जहां उनकी बेटी जैसी झनक जिंदगी की लड़ाई लड़ रही है। उन्होंने गांव वालों से कहा, झनक की हालत गंभीर होगी, तभी तो खबर भिजवाई गई थी। मैं यहीं रहूंगा जब तक वह ठीक नहीं हो जाती। अगर यहाँ उसका इलाज नहीं मिला तो मैं उसे कोलकाता के सबसे अच्छे अस्पताल में लेके जाऊंगा।
पुतुल ने घर वालों की चिंता का हवाला दिया, और लेकिन दादा बाबू ने साफ कहा था, मैं उसे अपने घर नहीं अस्पताल ले जाऊंगा। अस्पताल पहुंचने पर नूतन जो झनक की देखभाल कर रही थी, रोते हुए उसके सामने आई, मुखिया जी आप आए, शायद अब मेरी झनक बच जाए। पास खड़े पराशर ने कहा, आपके आने से हमें उम्मीद मिली है। दादा बाबू ने झनक का हाथ थामा। उनका हाथ गर्म था, लेकिन झनक का हाथ बर्फ जैसा ठंडा। उन्होंने झुककर कहा, झनक बेटी, अपनी आंखें खोलो, मैं तुम्हारा मुखिया जी हूँ। कुछ पलों तक कोई हलचल नहीं हुई, फिर अचानक उसकी उंगलियां हल्की सी हिली। नूतन की आंखों में खुशी के आंसू झलक गए। मेरी बेटी जग रही है, लेकिन डॉक्टरों ने गंभीर स्वर में कहा, जहर का असर कम हुआ है, अभी पूरी तरह खतरा टला नहीं है। अस्पताल के भीतर डॉक्टर की आवाज़ गूंज उठी, झनक अब भी खतरे से बाहर नहीं है, उसे तुरंत कोलकाता के बड़े अस्पताल में शिफ्ट करना होगा। दादा बाबू ने बिना एक पल गंवाए दृढ़ता से कहा, मैं सारी व्यवस्था करूँगा, मेरी बेटी को कुछ नहीं होगा। उनके शब्दों में वह भरोसा था जो निराशा को भी उम्मीद में बदल दे। उधर कोलकाता में अर्शी और अनिरुद्ध के बीच तनाव गहराता जा रहा था। अर्शी ने तीखे लहजों में पूछा, गांव वाले क्यों आए थे? अनिरुद्ध ने शांत स्वर में बताया कि वे झनक की हालत की खबर देने आए हैं। अर्शी ने ताना कसा, तुम्हें झनक की बहुत फिक्र है, शायद फूल को देखकर तुम्हें उसकी याद आ रही होगी। अनिरुद्ध का सब्र टूटने लगा। अर्शी, यह सब अदिति की वजह से है, वह झनक की पाली हुई बेटी है और मैं उसकी सुरक्षा चाहता हूँ। अर्शी ने पलटकर कहा, तुम अदिति का बहाना लेकर झनक को याद करते हो। उनके बीच की तीखी बहस ने अदिति का दिल तोड़ दिया, जो यह सब सुन रही थी। वह चुपचाप कमरे से बाहर निकल गई, उसका मन भारी और आंखें नम थी। शांत होते होते अदिति ने अपने दोस्तों से कहा, सिमुलबुनी से लोग ऋषि के घर आए थे, वे झनक की बात कर रहे थे, मुझे लगता है अब मेरा और ऋषि का रिश्ता टूट जाएगा। तभी अचानक ऋषि वहाँ पहुँचा और अदिति का हाथ पकड़कर बोला, अदिति मेरी बात सुनो। अदिति ने गुस्से में कहा, तुम हमेशा झनक को प्राथमिकता देते हो, मैं तुम्हारे लिए क्या हूँ? ऋषि ने उसे समझाने की कोशिश की, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर रहा हूँ। दादा बाबू सिमुलबुनी गए हैं, मैं नहीं। लेकिन अदिति रोते हुए बोली, तुम्हारा दिल झनक के पास है, मुझे अब कुछ नहीं चाहिए। यह कहकर वहाँ से चली गई। सिमुलबुनी में दादा बाबू ने पराशर और नूतन से वादा किया, मैं झनक को कोलकाता ले जाऊंगा। पराशर ने अफसोस जताया कि ऋषि को भी आना चाहिए था। दादा बाबू ने गंभीरता से कहा, ऋषि का गुस्सा उसकी समझ पर भारी है, लेकिन मैं उसे समझाऊंगा। पुतुल ने चिंता जताई, अगर ऋषि और अदिति का रिश्ता टूट गया तो? दादा भाई ने शांत स्वर में उत्तर दिया, सच्चा रिश्ता इम्तिहान से नहीं टूटता। अगले दिन कोलकाता का माहौल और भी भारी हो गया। अदिति ने अपने दोस्तों से कहा, मुझे लगता है कि मैंने ऋषि को खो दिया, अब वह झनक के लिए इतना परेशान है और मैं यहाँ अकेली हूँ। दोस्तों ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन अदिति ने निराशा में कहा, मैंने हमेशा ऋषि को समझा, लेकिन अब लगता है मैंने खुद को खो दिया है। इसी बीच अनिरुद्ध और अर्शी के बीच की खटास और बढ़ गई। अर्शी ने कहा, तुम झनक के लिए इतना क्यों सोचते हो? वह तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है। अनिरुद्ध ने जवाब दिया, वह जिम्मेदारी नहीं, मेरे दिल का एक हिस्सा है, मैं उसे यूं मरने नहीं दे सकता। अर्शी ने गुस्से में कहा, तुम्हारा दिल अब भी उसी के पास है, तुमने मुझे कभी इतना प्यार नहीं किया। अनिरुद्ध इस आरोप के सामने चुप हो गया था, क्योंकि वह जानता था कि अर्शी की तकलीफ़ सच है, लेकिन झनक की हालत में उसका मन अशांत कर रखा था। इधर सिमुलबुनी में दादा बाबू ने झनक को कोलकाता ले जाने की पूरी तैयारी कर ली। अस्पताल में नूतन और पराशर उनके साथ थे। नूतन ने भावुक होकर कहा, मुखिया जी, आपने हमें नई उम्मीद दी है। दादा बाबू ने दृढ़ता से कहा, झनक मेरी बेटी है, मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगा। जैसे ही वे कोलकाता के लिए रवाना हुए, पुतुल ने कहा, बाबा, क्या ऋषि को बताना चाहिए? दादा बाबू ने शांत स्वर में कहा, उसे बताने की ज़रूरत नहीं है, वह खुद समझ जाएगा। कोलकाता के बड़े अस्पताल में झनक को भर्ती कराया गया। डॉक्टरों ने बताया कि उसकी हालत अब भी नाजुक है, लेकिन सही इलाज से वह ठीक हो सकती है। दादा बाबू ने पूरी ताकत से उसकी देखभाल शुरू कर दी। तभी ऋषि को खबर मिली कि दादा बाबू झनक को कोलकाता ले आए हैं। उसका गुस्सा और बढ़ गया। उसने अदिति से कहा, देखा, मैंने कहा था कि दादा बाबू झनक को। अदिति ने रोते हुए कहा, ऋषि, तुम मुझे दोष दे रहे हो, लेकिन तुमने कभी मेरे दिल की बात नहीं समझी। ऋषि ने कहा, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर रहा हूँ, लेकिन तुम मुझे गलत समझ रही हो। अदिति ने दर्द से कहा, शायद हमारा रिश्ता एक गलती था। यह सुनकर ऋषि स्तब्ध हो गया।
अस्पताल में अचानक एक चमत्कार हुआ। जनक की पलकों में धीरे धीरे हरकत की। उसने दादा बाबू को देखा और कमज़ोर आवाज़ में कहा, मुखिया जी। दादा बाबू की आंखों में आंसू भर आए। उन्होंने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, बेटी तुम ठीक हो जाओगी, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। नूतन और पराशर भी वहाँ मौजूद थे। नूतन ने भावुक होकर कहा, यह सब आपकी वजह से हुआ है मुखिया जी। जनक ने धीमे स्वर में कहा, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने सबको परेशान किया। दादा बाबू ने स्नेहपूर्वक उत्तर दिया, हाँ तुम्हें कुछ गलत नहीं किया, बस ठीक हो जाओ, यही मेरी ख्वाहिश है। जैसे जैसे जनक की हालत सुधरने लगी, दादा बाबू ने पुतल से कहा, अब समय है कि हम ऋषि को यहाँ बुलाएं, शायद उसे अपनी गलती का एहसास हो गया हो। पुतल ने संकोच से पूछा, बाबा क्या वह आएगा? दादा बाबू ने विश्वास से कहा, अगर वह नहीं आया तो वह अपने दिल की सच्चाई कभी नहीं समझ पाएगा। उधर ऋषि अपने कमरे में अकेले बैठा था, बेचैनी से भरा हुआ। उसके मन में दादा बाबू की बातें गूंज रही थीं। अगर तुम्हारा रिश्ता दूसरों के फैसले पर टिका है तो वह रिश्ता कभी था ही नहीं। आखिरकार उसने अदिति को फ़ोन किया और कहा, अदिति मैं गलत था, मैं तुमसे प्यार करता हूँ लेकिन मैंने जनक के साथ भी अन्याय किया, मुझे उसे देखने जाना होगा। अदिति ने शांत स्वर में कहा, अगर तुम्हारा दिल साफ़ है तो जाओ, लेकिन वादा करो तुम मेरे पास लौटोगे। ऋषि ने कहा, मैं वादा करता हूँ। अस्पताल पहुंचकर ऋषि ने जनक को देखा तो अब पहले से बेहतर थी। उसने दादा बाबू के सामने सिर झुकाकर कहा, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं गलत था। दादा बाबू ने मुस्कुरा कर कहा, माफ़ी की ज़रूरत नहीं, तुमने अपनी गलती समझ ली, यह काफ़ी है। जनक ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मैं ठीक हूँ ऋषि, तुम अपने रिश्ते को बचाओ। ऋषि ने दृढ़ स्वर में कहा, मैं ठीक कर दूंगा। उसने अदिति को फ़ोन किया, मैं तुम्हारे लिए जीता हूँ, लेकिन जनक को भी नहीं खो सकता, वह मेरे लिए बहन जैसी है। अदिति ने कोमलता से उत्तर दिया, मैं तुम्हें समझती हूँ, चलो एक नई शुरुआत करते हैं। यह सिलसिला रिश्तों, पछतावे और इंसानियत की ताकत का था। जनक की ज़िंदगी, ऋषि और अदिति का रिश्ता और दादा बाबू का अडिग फैसला, यह सब एक तूफ़ान की तरह आया और सब कुछ बदल गया। लेकिन इसी तूफ़ान ने नई उम्मीद भी जगाई। सवाल बाकी है, क्या जनक पूरी तरह स्वस्थ हो जाएगी? क्या ऋषि और अदिति का रिश्ता इस इम्तिहान में टिक पाएगा? और क्या दादा बाबू की इंसानियत की मिसाल औरों को प्रेरित करती रहेगी? कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती, तो यह तो बस एक नई शुरुआत है। आने वाले दिनों में इसके और भी रंग सामने आएंगे।